तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के लिए, चलिए हम लोग जो अपना शेष जो भाग जो बच रहा है हमारा चैप्टर 1 का, उसको कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व, तो जिसमें से हमने प्रथम वाला पढ़ लिया था। चलिए द्वितीय और तृतीय। द्वितीय जो है, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। ऊपर लिखित वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 70 के दशक के पूर्व का राजनीति स्वरूप तथा 80 एवं 90 के दशक में राजनीति परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। फलतः यूगोस्लाविया टूट गया और टुकड़ों में बट गया। तो ये जैसे हमने दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य देखा, इसमें क्या देखा कि किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी समुदाय विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, यानी उनके बीच में जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में ये क्या है, ये सामंजस्य अभी तक बरकरार है कि लोगों में ये तालमेल बना हुआ है। लेकिन जैसे हमने यूगोस्लाविया का किस्सा देखा कि यहाँ पे जो नेताओं जो थे, उन्होंने जो अपना जातीय समूह के जो ऐसी मांग रख दी जिसके कारण क्या हुआ, देश एकजुट नहीं हो पाया और वो पूरी तरीके से टूट गया। तृतीय तत्व देखते हैं, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर भारत में पिछड़े एवं दलितों प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती है तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाए और इनके देश में मुख्य धारा से जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। जैसे हमने देखा, ये जो भी सामाजिक विभाजन में जो राजनीति का जो भी परिणाम, जो भी सरकार परिवर्तन लाती है, हर किसी के मांगों को ध्यान में रखते हुए, यानी यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सरकार इन मांगों का प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर भारत में पिछड़े एवं दलित, तो जैसे हमने देखा कि किसी का भी कोई न्याय है तो ऐसा नहीं कि उन्हें पूरी तरीके से कॉर्नर कर देना, या ऐसा नहीं कि उनको लेके हम कुछ काम कर रहे हैं। हर किसी के जो मांग, जो ज़रूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए ये काम होती है ना। जैसे यहाँ पे खारिज करती रहती तो आज भारत, अगर ऐसा होता रहता कि एक तरफ हो जाता, एक तरफ उसका झुकाव हो जाता सरकार का, कि या तो उनका बहुत ज़्यादा फेवर कर देते या तो उनके डिसफेवर में चले जाते, तो ये क्या होता, ये जो आज हमारा जो भारत एक साथ खड़ा है वो शायद खड़ा नहीं होता। पुनः बेल्जियम से भी समुदाय के हितों का सामुदायिक सरकार से उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिलों के न्यायपूर्ण मांगों का दबाया जा रहा है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। जैसे हमने यहाँ पे बेल्जियम या श्रीलंका अलग अलग किस्से पढ़े इस चैप्टर में हम लोग, तो यही कहा जा रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट सा लाइन है वो ये कह रहा है कि अगर ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाते हैं। यानी अगर हम बल का प्रयोग करके अगर किसी को झुकाने की कोशिश करें तो इससे चीज़ें जुड़ती नहीं, चीज़ें और टूट जाती है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और ये एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो लोकतंत्र, जो लोकतंत्र यानी क्या, हमने शुरुआती में बात किया डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा शासित तंत्र। यहाँ पे सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति, जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उसके चलते जो राजनीति में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत नॉर्मल, सामान्य सी बात है। और कहा जाए तो एक राजनीति, अगर पॉलिटिक्स कह रहे हैं हम, हेल्दी पॉलिटिक्स की बात करो तो ये उसमें रहेगा भी। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। ये जितने भी हम लोग अलग अलग तरह के डिफरेंसेस विभाजन देख रहे हैं, तो इसका क्या होता है, ये सारे जो विभाजन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे में संतुलन पैदा करने का भी काम करते हैं। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और ये प्रवृत्ति लोकतंत्र का मजबूत करने में सहायक भी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अपोजिशन, मान लीजिए अगर किसी एक दल को हम ज़्यादा उठा रहे हैं, दूसरा दल उसके खिलाफ है, दूसरा दल को उठा रहे तो तीसरा तो खिलाफ, यानी वो हर कोई एक दूसरे के मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का एक संतुलन, एक कंप्लीट बैलेंस बनाया हुआ है। और यही कारण है कि इस विभाजन होते हुए भी कोई विभाजन हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता कि वो दूसरे पे भारी हो जाए।
या दूसरे वाला कमज़ोर हो जाए, नहीं। यही कारण है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक भी होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जानते हैं, एक आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कहीं का भी हो, एक भारत के नागरिक के पास, हमारे पास 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो अगर हम, हर किसी के पास वो राइट है, आप अगर उसके मर्यादा को क्षति पहुंचाए, अगर उस राइट को नुकसान पहुंचाए, तो वो आप उतने ही दोषी होगे। वहाँ पे आपकी जाति, धर्म या कोई भी चीज़ मायने नहीं रखेगी। तो हम किसी भी तरह की अगर मांग उठाते हैं, अगर वो उचित मांग है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे होता है और हम शांतिपूर्ण और हर तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं सरकार के सामने। यहाँ पे है ख, सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग में क्या क्या विभेद के जो स्वरूप बन जाते हैं। सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति का अवधारणा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभाजन में जैसे हम जानते हैं कि जाति बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। एक तरफ राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाना और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। यहाँ पे हम दोनों पहलू को जाति है, क्योंकि जाति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसर्न की बात है अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे तो। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हम जाति का जो भी राजनीति है, यहाँ पे दलित या पिछड़ी जातियों को जो हमने सत्ता तक पहुँचाने का निर्णय किया, तो इसके चलते क्या हुआ, उनको अपनी मांग रखने की जगह मिली। उनको ये मतलब एक मोमेंट मिला जहाँ पे वो अपने मांग को रख सकते हैं, उनको ये सौभाग्य मिला। तो दूसरी ओर अगर हम सिर्फ जातिवाद पर उतर आए तो ये नुकसानदेह भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए, जैसे हम इस चैप्टर में जब भी हम सिविक्स पॉलिटिक्स का डिस्कशन करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि जहाँ पे अगर सिर्फ जातिगत पहचान बन जाए, अगर सिर्फ जाति के आधार पर पहचान होने लगे, तो एक जाति का व्यक्ति अपने जाति के व्यक्ति को ही हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। अगर किसी को इलेक्शन करना हो तो वो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ से होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ पे हम जाति का, अगर एक तरफ जाति को महत्व देते हैं, उनको प्रभावित करने का एक अवसर देते हैं ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सके बढ़िया से समाज में, तो अगर दूसरी ओर हम सिर्फ उसके पहचान पर अगर राजनीति करने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। क्योंकि जहाँ पे हम एक तरफ किसी को उठा रहे हैं तो उसी पक्ष में, दूसरे पक्ष में क्या होता है, हमें दूसरे जातियों का अनादर हम कर बैठते हैं। जातिगत असमानताएं। दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वमेव चला आता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जाति, अब मान लीजिए पेशा जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब वो स्वयं चले जाता है, स्वमेव चला आता है, यानी अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो चीज़ें उसी एक कम्युनिटी की बन जाती है। यह व्यवस्था जब स्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, कि स्वीकृत रीति रिवाज रिचुअल से भी हो जाती है। इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और एक समुदाय के सभी व्यक्ति की एक या मिलती जुलती पेशी होती है। इनकी बेटे बेटियां की शादी आपस में समुदाय में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में भी होता है। यानी हम ये बहुत ही कॉमन से सुनी हुई बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो इस पेशे का इंसान है या इस धर्म का इंसान है, तो हम कहते हैं कि वो इस जात का है, तो जात में इंटरकास्ट मैरिज जो हम लोग कहते हैं, या कोई भी जो रिलेशंस बनते हैं, या कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी रिचुअल्स कुछ भी होती है, तो वो एक जैसी होती है जिनकी जाति समान हो। अन्य समुदाय में इनके संतानों की शादी ना तो हो सकते हैं और ना ही करने की कोशिश करते हैं। ये भी हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई किसी दूसरे जाति का है तो वो क्या करता है, वो अपने ही जाति में उसकी शादी होती है, वो दूसरे जाति में ना तो शादी करता है ना तो कोई करने देता है। महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन और सामुदायिक आयोजन में अपने समुदाय के साथ एक पात में बैठकर दूसरे भोजन करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि अगर इस एक समुदाय के बेटा या बेटी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेता है तो उसे 5 से काट दिया जाता है। यह बहुत सुनी हुई बातें भी हैं।
जैसे हम जानते हैं कि अगर ऐसा कभी होता है कि एक समुदाय के अगर एक जाति के बच्चे या बच्चियाँ अगर किसी दूसरे से शादी कर ले तो उनमें क्या होता है, उन्हें अपने वंश से, उन्हें अपने पांच से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अपने समुदाय से हटकर दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाने वाले परिवार को समुदाय से निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जब एक रिलेशन एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से कोई संबंध बनाते हैं तो उन्हें अपने परिवार के समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। तो जाति का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक प्रभाव पड़ता है हमारे सामाजिक विभाजन के तौर पे। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या, जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में कई जातियां समाहित है, अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के क्रम से नीचे। उदाहरणार्थ हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं ना, वर्ण व्यवस्था क्या है, जैसे देखिए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का क्रमानुसार व्यवस्था है। यानी अगर हम समाज में वर्ण व्यवस्था का अगर देखने जाए कि वर्ण व्यवस्था क्या है तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर हम रखते हैं ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य तथा उसके नीचे शूद्र। ये चार क्रम में हमारा समाज बटा रहता है वर्ण व्यवस्था में। शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान तथा शादी विवाह भी होता था, परंतु कालांतर में यह व्यवस्था कठिन एवं स्थायी होता गया तथा शादी विवाह एवं खान पान भी एक वर्ण तक ही सीमित रह गया। पहले क्या था कि ये सबको ये एक बस श्रम विभाजन था कि लोग जिस तरह के काम करते थे, जो श्रम करते थे, उसके आधार पर उनका ये जो व्यवस्था में जो बंटवारा हुआ था वो इस आधार पर हुआ था। तो लोग आपस में खाना पीना या शादी विवाह सब कुछ हुआ करता था। लेकिन कालांतर ये व्यवस्था क्या होती गई, कठिन होती गई और स्थायी होती गई। यानी अब शादी विवाह और खान पान सब कुछ एक वर्ण के ही सीमित रह गया है। पुनः एक वर्ण में कोई सामुदायिक व्यवस्था हो गई जो समुदाय की अतिवादी व्यवस्था है, इसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। पुनः इन जातियों में उपजातियां भी बनने लगी। यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के जातिगत व्यवस्था का नकारात्मक पहलू है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति सुविधाजनक है। अगर हम इसी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या, वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो स्थिति है वो क्या है, सुविधाजनक है। भारतीय समाज पूर्ण रूप से अग्रय और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए। राजनीति की सत्ता की बागडोर पूर्व में आज भी उच्च जातियों के हाथ में रही और इन समुदाय के लोगों ने सत्ता में संतोषजनक हिस्से का भागीदार बने, परंतु वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अंत्यज यानी अनटचेबल कहलाने लगी। हमने ये किस्सा पहले भी सुना है, जो अछूत अनटचेबल्स, ये जो नीचे के जो वर्ग के लोग होते हैं, आज भी हमारे सोसाइटीज़ में ये प्रिवेल करता है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है, जो इस तरह का अरेंजमेंट है, हम किसी को अछूत कहते हैं, हम कहते हैं कि उसकी जाति नीच जाति के लोग हैं वो। तो ये जो अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा, अंत्यज यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अनटचेबल्स। समुदाय में सम्मिलित दलित जातियों सत्ता से पूर्ण रूप वंचित रहे, यानी क्योंकि उन्हें अनटचेबल से अंत्यज घोषित कर दिया गया तो वो हर चीज से सत्ता के पूर्ण रूपेण से वंचित रहे। परंतु पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला और धीरे धीरे दलित जातियों में जागृति हुई। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियर रामास्वामी नायर जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए। ये जो जातिवाद जो हम कह रहे हैं कि ये जो अनटचेबल, जो अछूत का जो किस्सा है, इसके ऊपर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे जो नेता, जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े व्यक्तियों ने जो किस पे काम किया ताकि ये चीज़ हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से पूरी तरीके से ये मुक्त हो जाए। आज भी कुछ हिस्सों में, जैसा मैंने अभी आपको कहा, आज भी कुछ हिस्सों में ये चीज़ प्रिवेल कर रहा है जहाँ पे ये जातिवाद का हिस्सा है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखने जाए तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे से, हम समाज से इसको मुक्त कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे नाम आपके पास दिए हुए, ज्योतिबा फुले, इनको इंडियन महात्मा गांधी भी कहा, जैसे महात्मा गांधी के एक नाम के तौर पे भी जाना जाता था। आप लोग अगर हिस्ट्री में देखें तो उनको जान पाइएगा। महात्मा गांधी को हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर, जो जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, वो खुद, जैसे हमने अभी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो शूद्र वैश्य की बात कर रहे हैं, वो खुद नीच जाति के एक व्यक्ति थे। परंतु क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि ये बन रहा था, जो उन्होंने अपने समाज में इतना योगदान दिया, तो सोचिए आज जो हमारा संविधान है वो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे पेरियर रामास्वामी नायर जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की, एक सेकेंड, हाँ,
जैसे राजनेता और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए। इन महापुरुषों के प्रयास एवं पिछड़े दलितों तथा वंचित समुदायों में जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने भी जाति व्यवस्था को ढहाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई है। चतुर्दिश आर्थिक विकास, साक्षरता दर एवं शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी तथा शहरीकरण का बढ़ता दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, आर्थिक विकास हो, साक्षरता दर, शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की जो आज़ादी होती है तथा शहरीकरण का बढ़ते दायरे ने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। गांव में भी जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप तथा वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। गांव की अपेक्षा शहरों में जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप तथा जातिगत संकीर्ण मानसिकता में तेज़ी से बदलाव आया है, क्योंकि शहर में एक ही मोहल्ले में कई जातियों के लोग बसते हैं और पड़ोसीपन की भावना के कारण उनके विचार में ज़्यादा उदारता पनपने लगी है। तो धीरे धीरे ये बदलाव हमारे समाज में आ रहा है। खान पान तो निश्चित रूप से जातीय समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले के वासियों में पारिवारिक आयोजन तथा अन्य अवसरों पर पूरे मोहल्ले में सभी व्यक्ति एक साथ एवं एक पांत में भोजन करने से नहीं हिचकिचाते। अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक शादियों पर समुदाय में आश्चर्य नहीं होता। होटल, ट्रेन या बस में एक साथ बैठकर सफ़र करने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। हमारे संविधान के 3 भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने इच्छा से पेशे का चयन कर सकता है। संविधान में उल्लेखित जाति भावना का निषेध करने वाले व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने नीतियाँ बनाई तथा छुआछूत की भावना को आपराधिक कृत्य घोषित किया। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया। जैसा मैंने हम अभी आपसे कहा कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रांत का हो, क्या होता है हमारे पास हर भारतीय नागरिक के लिए एक फंडामेंटल राइट से मेंशन किए हुए हैं। तो हर व्यक्ति को वो नियम जो सब कुछ मिलते हैं, वो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो जो राइट्स मिलते हैं, वो सारे व्यक्ति को दिए जाते हैं। फिर भी भारत में जाति प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन नहीं हो सका है। अधिकांश शादी ब्याह अपने जाति में ही होता है और इसे उत्तम माना गया है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद हमारे समाज में अभी भी छुआछूत विद्यमान है। सदियों में कुछ जातियां समूह लाभकर स्थिति में है तो कुछ को दबाया जा रहा है। कुछ सशक्त जातियां पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रही है, जिसके कारण शिक्षा में अभी भी उन्हीं का बोलबाला है। कुछ जातियां समुदाय अभी भी शिक्षा से वंचित है, जैसे दलित जातियाँ। स्वाभाविक है कि वह पिछड़े हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में सबल जातीय समुदाय का अनुपात ज़्यादा है और उनमें जागृति भी ज़्यादा है, क्योंकि जाति और आर्थिक हैसियत में निकट का संबंध है। अतएव उनकी सामाजिक हैसियत भी अच्छी है, समाज में वर्चस्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। तो हम जैसे जाति पे भी बात कर रहे थे, हमने इसमें देखा कि इतने सारे बदलाव हमारे समाज में आए, हमारे समाज में लाए गए, लेकिन आज भी किसी प्रांत में, किसी गाँव में, कहीं शहर में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है जहाँ पे क्या होता है कि लोगों में आज भी ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हो सकता है उनकी शादियाँ आज भी जातियों के बीच ही में हो रही है, यानी लोगों के मन में आज भी ये भावना अभी भी बची हुई है। तो कुछ जगहों पे है तो कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में, लोगों के जो समाज में जो ये बदलाव है, सोच में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। जिस जाति की पहुंच विभिन्न संसाधनों पर अधिक होगा वो संपन्न होंगे, और जिसकी पहुंच इन संसाधनों तक नहीं हो पाती वे जातियाँ पिछड़ अथवा वंचित होगी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जिस जाति का जो संसाधन, जितने भी रिसोर्सेस पे एक्सेस है वो ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए जितने भी उच्च जाति के लोग हैं उनके पास क्या होता है, एक्सेस होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अवेलेबिलिटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो जातियाँ जो पिछड़ जाती है, वो एजुकेशन से पिछड़ जा रही है, उनको वो फ़ायदे, वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो वो क्या होता है, वो सारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह जाती है। पुराने ज़माने में अछूत या शूद्र को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल में दलित को शिक्षा पाने का अधिकार भी नहीं था। द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। यद्यपि आज जाति पर आधारित इस प्रकार की भावना का निषेध कर दिया गया है और इस प्रकार के कृत्य गैर कानूनी घोषित है। फिर भी सदियों से जिस प्रवृत्ति ने तथा वंचित कुछ जातीय समुदाय का लाभ या घाटा में रखा, उसका असर
अब भी समाज में मौजूद हैं। इन असमानताओं की पूरी तरह तो नहीं ही मिटाया जा सका, बल्कि कुछ अन्य तरीके से असमानताओं की भी वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी कहा कि इसको लेके अभी कानून भी बना हुआ है कि अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, अगर उनको टॉर्चर करेंगे, उनको उनके जो भी उनको राइट से उनके जो भी उनका हक है, अगर उनसे हम उसको वंचित रखें तो उसके लिए हम सज़ा के पात्र बनेंगे। परंतु सामाजिक संरचना में औसतन बदलाव तो हुआ ही है। जातीय और आर्थिक स्थिति की पुरानी परिस्थितियाँ अब पूरी तरह बरकरार नहीं है, बल्कि इससे बदलाव हुआ है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, इसको आगे ना बढ़ाते हुए। जितना भी जो हिस्सा भरा हम उसको लास्ट क्लास में ख़त्म कर देने का कोशिश करेंगे और आपका जो ये चैप्टर 1 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से जहाँ तक मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको डाउट रहे या पहले कहीं भी पार्ट्स को आप वापस से देखें, कहीं भी आपको अगर डाउट हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने डाउट्स को पोस्ट करें। हम जितनी जल्दी हो सकेंगे उसका रिजॉल्व करेंगे, उसका उत्तर देंगे आपको। और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें और आप लोग सब मिलकर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।